नमस्कार दोस्तों। 2023 वर्ष में भारत के अंदर आने वाला रेमिटेंस 120 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। शॉर्ट में बता दूं रेमिटेंस का मतलब क्या होता है। ऐसे लोग जो भारत के बाहर गए हुए हैं, वहां पर काम करते हैं, काम करने के बाद वो जो पैसा कमाते हैं तो उसका एक भाग वो जब अपने देश भेजते हैं, यानी कि मान लो उन्होंने इंडिया में भेजा, तो इस चीज को हम कहते हैं रेमिटेंस। यानी कि इंडियन डायस्पोरा द्वारा जो भारत के अंदर भेजा गया पैसा है उसे हम कहते हैं रेमिटेंस। भारत के अंदर रिसेंटली 120 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया है। पूरे विश्व में आज तक किसी भी कंट्री ने 100 बिलियन डॉलर का भी आंकड़ा पार नहीं किया रेमिटेंस के मामले में। भारत ने लास्ट ईयर 111 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त किया था और इस बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है और लगभग 120 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस इस बार भारत के अंदर प्राप्त हुआ है। 2024 के वर्ष में माना जा रहा है कि यही रेमिटेंस 3.7% से और ज्यादा बढ़ेगा, जिसके बाद भारत के अंदर रेमिटेंस 130 से 140 बिलियन डॉलर के आंकड़े को अगले साल तक क्रॉस कर जाएगा। तो सवाल उठता है कि भारत के अंदर इतना ज्यादा रेमिटेंस आ क्यों रहा है, इससे भारत को क्या क्या बेनिफिट प्राप्त होंगे। इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर के ऊपर विजिट कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, जहां पर आप लोगों को कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। जीएस, सीसेट, ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, वन-ऑन-वन मेंटरशिप, ये सब कुछ आपको मिलेगा। इवन करंट अफेयर्स का भी कवरेज आपको मिलेगा, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। भारत के कई सारे टॉपर्स जो आज कलेक्टर के रूप में तैनात हैं, वो लोग यूपीएससी सीएससी को क्वालिफाई करने के पहले अनअकैडमी से पढ़े थे। इन्होंने अनअकैडमी को रिकमेंड किया है। अगर आप चाहते हो तो आप भी अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को बताता हूं। किसी भी कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक होती है, आईएमएफ के द्वारा कुछ गाइडलाइन दी जाती है। उन गाइडलाइन के अनुसार ये सेंट्रल बैंक एक खाता बनाती है, जिसके अंदर ये बताती है कि कितना पैसा हमारे यहां अंदर आया और कितना पैसा हमने बाहर भेजा। जैसे हम लोगों ने सामान कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, कितना डोनेशन भारत में आया, कितना डोनेशन बाहर गया, एफडीआई कितना हमारे यहाँ आया, कितना एफपीआई हमारे यहाँ से बाहर गया, ये सारी चीजों का एक खाता तैयार किया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। यही बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर ट्रेड आ जाता है, इनकम आती है, इनकम के अंदर प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड तीनों आता है, ट्रांसफर आ जाता है जैसे रेमिटेंस, डोनेशन और गिफ्ट। वहीं कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट, लोन और बैंकिंग आती है। अभी तक भारत के अंदर क्या होता था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव रहता था, पर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ओवरऑल रूप से भारत के अंदर पैसा आता था, भारत से पैसा कम जाता था। बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होने का एक बड़ा कारण था क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमारा पॉजिटिव हुआ करता था, क्योंकि भारत के अंदर भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आता था। ऐसी कंडीशन में भारत का कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव था, पर हमारा करंट अकाउंट जो है वो नेगेटिव देखने को मिलता है। नेगेटिव होने का एक बड़ा कारण है कि ट्रेड के अंदर, खास रूप से गुड्स के अंदर, हम लोग भारी मात्रा में नेगेटिव हैं। ऐसी कंडीशन में करंट अकाउंट के अंदर इस गुड्स को, इंपोर्ट को कवर करने के लिए हमको प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेमिटेंस, डोनेशन, गिफ्ट ज्यादा प्राप्त करने होंगे, तभी हमारा करंट अकाउंट पॉजिटिव होगा। इस बार पहली बार हमारा करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव देखने को मिला था, जो आप क्लियरली इस न्यूज के अंदर देख सकते हो। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल इसका भी था कि भारत के अंदर इस बार रिकॉर्ड तोड़ रेमिटेंसेस जो है वो प्राप्त हुए हैं। अब बात आती है कि भारत के अंदर इतना ज्यादा रेमिटेंस आ कैसे रहा है। मतलब सेकंड हाईएस्ट रेमिटेंसेस मैक्सिको के अंदर आए हैं, वो केवल 66 बिलियन डॉलर है। भारत के अंदर लगभग डबल है, 120 बिलियन डॉलर। तो इसका एक बड़ा कारण है कि भारत के अंदर से बड़ा ब्रेन ड्रेन होता है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री के अनुसार वो ब्रेन गेन है, पर एक्चुअल में वो ब्रेन ड्रेन ही है। भारत के अंदर से बड़ी आबादी ऐसी है जो भारत के अंदर ट्रेंड होती है, पढ़ाई करती है, उसके बाद में फॉरेन के अंदर जाके काम करती है। फॉरेन के अंदर जाके काम करने का एक सिंपल सा कारण है
क्योंकि फॉरेन के अंदर वर्किंग प्रोफेशनल की डिमांड बहुत ज्यादा है, और खास रूप से भारतीय प्रोफेशनल की डिमांड आपको और ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडियन प्रोफेशनल एक तो एक्सपर्टाइज होल्ड करते हैं, अच्छे एक्सपर्ट होते हैं। जैसे मेडिकल के अंदर नर्स वगैरह के रूप में केरला से कई सारी महिलाएं जाती हैं, इंजीनियर भारत के काफी अच्छे होते हैं। तो भारत के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, वो एक्सपर्ट की मांग पूरे वर्ल्ड के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ कि एक तरफ तो भारत के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपर्ट की कमी है। भारत के अंदर एक्सपर्ट सरप्लस है, भारत के अंदर प्रोफेशनल सरप्लस है, जिसके कारण से भारत के अंदर जॉब की कमी है। तो लोग जॉब ढूंढने भारत के बाहर जाते हैं, इस कारण से ज्यादा वर्कर आपको भारत के बाहर देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरे देशों के अंदर सर्विसेज की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, और भारतीय लोग अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इस कारण से भी भारतीय लोगों की डिमांड बाहर ज्यादा देखने को मिलती है। ये कारण है जिसकी वजह से भारत के बाहर कई सारा डायस्पोरा देखने को मिलता है, और कई सारे लोग भारत के बाहर जो है वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। अभी तक क्या होता था कि भारतीय लोग ना मिडिल ईस्ट के अंदर काम करते थे, जहां पर आपको दुबई में लोग ज्यादा जाते हुए दिखाई देंगे, और यहां पर सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर के रूप में देखने को मिलते थे, जिनको कम सैलरी मिलती थी। पर अब क्या हो रहा है कि रेमिटेंसेस भारत के अंदर मिडिल ईस्ट से नहीं आ रहा, मिडिल ईस्ट की बजाय भारत के अंदर रेमिटेंसेस ज्यादा मात्रा में वेस्टर्न कंट्रियों से आ रहा है, खास रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप, जहां पर भारतीय लोग अब हाई पेइंग जॉब कर रहे हैं, और हाई पेइंग जॉब के रूप में वहां से रेमिटेंसेस भारत के अंदर प्राप्त हो रहे हैं। भारत के अंदर ज्यादा रेमिटेंस आने का एक बड़ा कारण भारत की सोसाइटी भी है, क्योंकि दूसरे देशों के अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी और देश के अंदर जाके काम करता है तो वो वहां पर कमा के वहीं खाने लग जाता है। पर भारत के अंदर जो फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है। ऐसी कंडीशन में कोई भारतीय अगर भारत से बाहर जाता है तो उसके बावजूद भी उसकी फैमिली उसके घर के अंदर पीछे उसका इंतजार करती है, और उसको पता है कि यार उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही है, उसकी फैमिली कई सारे संघर्ष करती है उसके लिए। ऐसी कंडीशन में वो अपनी फैमिली के लिए घर वापस पैसा भिजवाता है। तो ये एक सोशल पार्ट भी यहां पर देखने को मिलता है, कल्चरल पार्ट भी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, जिसके कारण से भारत के अंदर ज्यादा रेमिटेंसेस आते हुए दिखाई देते हैं। वहीं एक बड़ा कारण करेंसी एक्सचेंज रेट भी है। देखो, भारत के अंदर रुपया कमजोर होता हुआ दिखता है, जिसके कारण से बाहर अगर काम करके आप $1 कमा रहे हो, और पहले रुपए की कीमत मान लो 70 रुपए थी, वो बढ़ के 80 रुपए हो जाए, ऐसी कंडीशन में ये $1 इंडिया में 80 रुपए हो चुका है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो अगर आदमी ने $1 अपने घर भेजा है तो वो अब 80 रुपया हो गया। ऐसी कंडीशन में लोग क्या करते हैं, अभी ज्यादा पैसा भेज देते हैं, जब रुपया जो है वो कमजोर होता है, फिर रुपया मजबूत होता है तो वापस पैसा मंगा लेते हैं। इस तरीके की चीजें भी देखने को मिलती है, जिसके कारण से अभी भारत के अंदर रेमिटेंसेस ज्यादा आ रहे हैं। बात आती है कि भारत के अंदर जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं ये किस कानून के तहत आते हैं और इनके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। देखो, ये इंडिया है, लेट अस अज्यूम, और इंडिया से अगर पैसा बाहर भेजना है, अगर आप भारत से पैसा बाहर भेजते हो तो वो फेमा एक्ट के तहत, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत बाहर भेजा जाता है। और फेमा एक्ट के तहत जब पैसा बाहर भेजा जाता है तो उसके अंदर लिबरलाइज रेमिटेंसेस स्कीम लगती है, जिसके अंदर एक लिमिट तक ही आप बाहर पैसा भेज सकते हो। जो बाहर पैसा भारतीय लोग भेजते हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ये है कि जो बाहर पैसा गया है वो गैम्बलिंग या फिर तंबाकू इंडस्ट्री के अंदर यूज नहीं होगा, रियल एस्टेट के अंदर यूज नहीं होगा। अगर रियल एस्टेट में होता है तो वो इलीगल है। वहीं बाहर से अगर हम पैसा भारत के अंदर मंगाते हैं तो वो लिबरलाइज रेमिटेंसेस स्कीम के अंदर नहीं जुड़ता, हालांकि वो फेमा के अंदर रेगुलेट किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, जिसके अनुसार एक व्यक्ति 10 लाख रुपए तक ही भारत के अंदर रेमिटेंसेस मंगा सकता है। हालांकि 2022 के पहले केवल 1 लाख रुपए ही मंगा सकता था, अब बढ़ के 10 लाख हो चुके हैं। मतलब कोई भारतीय व्यक्ति फॉरेन के अंदर काम करता है तो वो अपने देश में यानी कि इंडिया में 10 लाख रुपए तक एक बार में भेज सकता है। वहीं अगर भारत के अंदर कोई व्यक्ति डोनेशन देता है तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर कैलकुलेट होता है। अब बात आती है कि जो रेमिटेंसेस हैं, इन रेमिटेंसेस से इंडिया को क्या बेनिफिट होगा। देखो, सीधी सी चीज है, अगर रेमिटेंसेस भारत के अंदर आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस देखने को मिलता है। ओवरऑल रूप से क्या हो रहा है, भारत में पैसा आ रहा,
और ये पैसा किस फॉर्म में आ रहा है, डॉलर वगैरह के फॉर्म में, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में। अब भारत के मार्केट में फॉरेन करेंसी थोड़ी चलेगी। मतलब आप मानो कि लेट अस अज्यूम के शुभेंद्र यानी कि मैं फॉरेन में चला गया और मान लो तुम मेरे परिवार वाले हो, मैंने वहां पर काय में पैसे कमाए हैं, मान लो मैंने डॉलर में कमाए हैं और मैंने वो डॉलर आपको यहां पर इंडिया में भेजा। अब आप इस डॉलर का प्रयोग मार्केट में थोड़ी कर सकते, तो आप क्या करोगे, आप आरबीआई के पास जाओगे, डायरेक्ट आरबीआई के पास तो नहीं, आप कुछ ऑथोराइज डीलर के पास जाओगे, वो ऑथोराइज डीलर आपको डॉलर कन्वर्ट करके देंगे रुपए के अंदर, ठीक है, तो वो डॉलर रुपए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब आपका डॉलर आपने रुपए में कन्वर्ट कराया तो आपने क्या किया, उस ऑथोराइज डीलर को डॉलर दे दिया और आपको बदले में क्या मिल गया, रुपया मिल गया। ऑथोराइज डीलर के पास में जो डॉलर गया वो आरबीआई को दे देगा और आरबीआई फिर क्या करेगी, उसे फॉरेक्स रिजर्व के अंदर डाल देगी, जिसके कारण से भारत का ओवरऑल रूप से क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं साथ में रुपया जो है वो और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट के अंदर रुपए की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर की डिमांड कम होती हुई दिखाई देती है। वहीं फॉरेक्स रिजर्व के बढ़ने की वजह से भारत के अंदर ओवरऑल रूप से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे। साथ में जब भी रेमिटेंसेस आते हैं तो होता क्या है कि जनरली गरीब घर के लोग ज्यादा ऐसे होते हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, गरीब नहीं कहूंगा, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के आसपास के लोग जो है वो बाहर जाके काम करते हैं, खास रूप से मिडिल ईस्ट की कंट्रियों के अंदर। जब ये मिडिल ईस्ट की कंट्रियों के अंदर काम करते हुए दिखाई देते हैं तो यही लोग अपने घर वापस पैसा भेजेंगे, जिसके कारण से गरीबी हटेगी। जब घर में वापस पैसा आएगा तो यही पैसा भारत के मार्केट में यूज होगा, और जब ये पैसा भारत के मार्केट के अंदर यूज होगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती हुई दिखाई देगी। साथ में घर के अंदर एक अदर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इंडिया के अंदर क्या बेनिफिट होगा कि देखो डॉलर आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रही है, ऐसी कंडीशन में जो फॉरेन एड है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम होती हुई दिखाई देगी। ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है।